में बैग लेके जाते हैं, क्योंकि हम भी सीखने के लिए आए हैं। तो आपकी जोरदार ताली के बीच में सबको माइक देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जिस तरीके से आपका सम्मान दिया, जो प्यार आप लोगों ने मेरे को दिया, आज 3 साल बाद भी कोई कमी नहीं है। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा था कि सूर्य नगरी के लोग प्यार कम करते हैं तो जूते पड़वाने का काम कर रहे हैं मेरे को। आपका प्यार हमेशा से वैसा रहा और बढ़ता रहा, और जोधपुर तो वैसे भी फेमस है प्यार देने के लिए। और जितनी आप लोगों की तारीफ की जाए उतनी कम है। तो वापस से तहे दिल से मैं अपने परिवार सहित आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद अदा करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं एकदम? चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और मौसम भी काफी अच्छा है या नहीं? और आप सब लोग सपने लेके यहाँ बैठे हैं कुछ बड़ा करने के लिए। अच्छा, बड़ा कौन कौन बनना चाहता है? क्या मुस्कुराहट है ये शब्द बहुत भारी है ना। बड़ा कौन बनना चाहता है? पैसा कौन कमाना चाहता है? अच्छा, कितना कमाना चाहते हो? नो लिमिट? पक्का? मतलब पेट नहीं भरेगा? कोई लिमिट तो डिसाइड करी होगी। मतलब कंफर्म हो ना 100% या लिमिटेड पैसा कमाना चाहते हो? जिसने हाथ खड़ी नहीं किया उनसे ही पूछ लेता हूँ, आप लोग भी? नहीं, कुछ लोग शर्मा रहे हैं। जब हम पैसा लिमिटेड कमाना चाहते हैं तो सोचते लिमिटेड क्यों है? क्या बोला मैं? जब हम पैसा लिमिटेड कमाना चाहते हैं तो फिर सोचते लिमिटेड क्यों है? कभी इस बारे में सोचा है? जिससे पूछो अनलिमिटेड, गाड़ी सबको चाहिए। अच्छा, गाड़ी भी सर्च करते हैं कौन सी सबसे महंगी वाली। और सोच कौन सी काम कर रही है? एस क्रॉस की, मारुति 800 की, है या नहीं? तो फिर वो अनलिमिटेड का जो हमारा दिमाग में सेट है एक क्राइटेरिया, उसको ब्रेक कैसे करोगे? मेरी बात समझ में आ रही है या मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ? जिंदगी के अंदर कोई भी बड़ा आदमी मात्र सोचने से बड़ा नहीं बनता है। जो वो सोचता है उसको जब वो कर्मों में कन्वर्ट करता है तो बड़ा बनता है। और कर्मों में जब वो कन्वर्ट करने का प्रयास करता है, चालू करता है, तो चैलेंजेस भी आते हैं। और जब चैलेंजेस आते हैं तो आदमी किससे डर जाता है? चैलेंज से डर जाता है, दिक्कतों से डर जाता है। और जब वो डर जाता है तो अपने हथियार पीछे खींच लेता है, अपने हाथ पैर पीछे खींच लेता है। मतलब ये वो बात होती है दूसरे शब्दों में कि हम बिल्कुल सफलता के करीब तो जा चुके होते हैं, लेकिन एक छोटा सा डर हमें वापस से बैक कर जाता है और हम जिंदगी के वो ख्वाब, वो सपनों को छोड़ देते हैं या पूरा नहीं कर पाते जो हम सोचते हैं या देखते हैं। और इसी कारण से हिंदुस्तान का 80% आदमी वहीं का वहीं है, क्योंकि उसकी सोच लिमिटेड है। वो बड़ा करना नहीं चाहता, और बड़ा करने का प्रयास करता है तो उसके आसपास का माहौल उसको बड़ा बनने नहीं देता। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैं सपने देखता हूँ कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन जब मैं प्रयास करता हूँ तो मेरे घर वाले मेरे को बोलते हैं, तेरे दादा परदादा तो नौकरी करते थे, तू बड़ा बड़ा बनने चला। भाई चुपचाप नौकरी कर ले। सोच को रोक दिया जाता है। और इसी कारण से हमारे देश का 80% यंगस्टर ले लो या 80% फैमिली ले लो, वो एक लिमिटेड थॉट के ऊपर आके रुक जाती है। और इसी कारण से हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन हमारे में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको ब्रेक करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं और वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर देते हैं। और अगर आपको ऐसा बनना है तो सबसे पहला काम, कभी भी अपनी जिंदगी की सोच की चाबी किसी और को मत देना। जब तक आपके थॉट, आपके विचार की चाबी किसी और के हाथ में रहेगी, आप बड़ा बन ही नहीं सकते। और यहां से आपकी जिंदगी की शुरुआत होती है और यहीं से आपके विचारों का उत्पन्न होता, आगे बढ़ने की पावर उत्पन्न होती है और यहीं से आपके माइंड का मेडिटेशन स्टार्ट होता है। क्योंकि हमारा एक दिमाग जो है ना दोस्तों, ये बंधा हुआ है। दिमाग क्या है? दिमाग का 80% पार्ट हमारा पैरालिसिस है। ये हमारा सर है,
राइट सर? इसका इतना पार्ट पैरालिसिस है, ये खत्म है पूरा। ये खत्म किससे है? पुराने विचारों से। ये पुराने थॉट, पुराने विचार हमें आगे डेवलप हमारे को करने ही नहीं देंगे। और हम इस पर काम करते हैं, इस पर नहीं करते। इसको हमने मार रखा है और इसको हमने जिंदा रखा हुआ है। और ये विचार इस छोटे से दिमाग में हम डालते हैं। अब ये छोटा दिमाग किसका जानना चाहते हैं? हमारे बच्चों का। कि बेटा मेरा दिमाग तो पैरालिसिस है, यही तुझे गिफ्ट करके जा रहा हूं कि तुझे भी मेरा जैसा ही पैरालिसिस दिमाग रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत डेप्थ की बात बता रहा हूँ। और इसी कारण से इसको ये गिफ्ट मिलता है, ये भी आगे वही गिफ्ट देता है, और ये भी आगे वही गिफ्ट देता है, जिसका नतीजा है कि वर्षों से हमारी फैमिली, हमारी पीढ़ियां एक सर्कल के दायरे में घूमती रह जाती है, और घूम रही है और घूमती रहेगी। अब वो सर्कल का दायरा क्या आप जानना चाहेंगे? वो दायरा ये है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं हमेशा बोला करता हूं, अगर मेरी फैमिली नौकरी कर रही है तो मुझे नौकरी के लिए बोलेगी, सिंपल सा लॉजिक है। मेरी फैमिली व्यापार कर रही है, चाहे वो कोई भी व्यापार हो, व्यापार के लिए बोलेगी। फर्क इतना है, इनकम थोड़ी कम ज्यादा, लेकिन ट्रैक तो वही रहेगा, रास्ता तो वही रहेगा। हेलो, या फिर अगर मैं खेती कर रहा हूं तो मुझे खेती के लिए बोला जाएगा कि भाई तू खेती कर। हम किसान परिवार से हैं, हम मेहनती हैं, हमें वो जोश दिलाया जाएगा, हमें जमीन की कसमें खिलाई जाएगी, राइट? कि तुझे भी वही काम करना है, जोश पैदा किया जाएगा। तो अल्टीमेटली भाई यहाँ पर आप लोगों हाँ श्योर आप लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरी बात को इसको नहीं, ये बोर्ड है यार, कहीं नहीं जा रहे हैं, आप मुझे देखिए और मेरी बातों को समझिए। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा दिमाग पैरालिसिस कैसे होता है, हमारे थॉट में डाला जाता है। और हम, यह आपका दोष नहीं है, ये हमारे को वर्षों से सिखाया गया है। और डाला क्या जाता है? नौकरी का। ठीक है, मैं नौकरी के लिए बोला। अब मुझे एक बात ईमानदारी से आप सब लोग बताओ, समझदार लोग हो, बुद्धिजीवी लोग हो, अगर नौकरी करने से बड़ा बनते तो क्या आपके दादा करोड़पति है? मैं कर रहा हूँ सर नौकरी। मैंने आपके दादा की पूछी, वो करोड़पति बन गए क्या? नहीं सर, दादा नौकरी नहीं करता, नहीं बने। नहीं बने? क्या हम बन जाएंगे? नहीं। अगर मैं आरसीएम को साइड में रख दूं, आरसीएम को इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि हम हर बात को कनेक्ट करते हैं आरसीएम से। मैं पहले, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं आरसीएम बाद में समझाता हूँ, पहले ऑपरेशन करके गंदगी निकालता हूँ। लोग आरसीएम घुसाते हैं, पहले मैं गंदगी निकालता हूँ, फिर आरसीएम घुसाता हूँ। तो जिस काम को करके मेरे दादा परदादा करोड़पति नहीं बन सके, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो व्यापार हो, तो मैं कैसे बन जाऊंगा? कारण ये पैरालिसिस माइंड। और यही हम आगे गिफ्ट करेंगे तो क्या वो करोड़पति बन जाएंगे? और अब तो संभावनाएं और कम होती जा रही है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले एक छोटी सी उम्मीद पैदा होती थी, जब जनसंख्या कंट्रोल में थी, काम रोजगार ज्यादा थे, तो एक उम्मीद बनती थी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बड़ा बन सकता हूँ। लेकिन जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से महंगाई का दायरा बढ़ता जा रहा है, समझना मेरी बात को, और जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हालात ये हो गए कि एक जमाने में एक आदमी 8 घंटे चैन की नींद सोता था, अब वो आदमी आज की तारीख में 5 घंटे चैन की नींद सो ले, बहुत बड़ी बात है। एक जमाने के अंदर उसको नींद आती थी और आज के जमाने में उसको गोली लेके नींद आती है। और आने वाले समय के अंदर तो ये भी गायब हो जाएगी। आप मुंबई को देख लो उठा के, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मुंबई आज हिंदुस्तान की वो कंट्री है जहां पर बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद पिताजी घर में घुसते हैं, और बच्चे जब सो रहे होते हैं वो घर से निकल जाते हैं। ये हालात है मुंबई के। अब जब ये हालात मुंबई के, तो हिंदुस्तान के होने में कितना समय लगेगा? तो हम कमा किसके ले रहे हैं, दौड़ किसके ले रहे हैं? जब हमारी जिंदगी में सुख ही नहीं है, जब वो खुशियां नहीं, तो क्या मतलब? और ये तो 2024 की 23 की बात कर रहा हूं मैं। 2030 में क्या होगा जब जनसंख्या 180 करोड़ होगी? ये 80% पैरालिसिस जो माइंड है हमारा, ये 90% पैरालिसिस हो जाएगा। आने वाले 10 साल बाद ये 100% पैरालिसिस हो जाएगा। और कंडीशन ये हो जाएगी कि आने वाले 2030 और 35 तक जाते जाते हम पागल हो जाएंगे।
पागल से मतलब डिप्रेशन का शिकार। बिना डिप्रेशन के गोले के हम चल ही नहीं पाएंगे। मुझे आज भी याद है जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी मुट्ठी बंद थी। आजकल के बच्चे मुट्ठी खोल के पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी है उनको। चेक कर लेना। एक जमाने में गाना बना था कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। अब बच्चा बोलता है पूछने की जरूरत नहीं, देख ले आके। बात समझ में आती है, इतनी फास्ट दुनिया हो गई है। अगर इसी कंपटीशन इसी तरीके से अगर हमारी इनकम ग्रो नहीं करी तो क्या होगा। और आश्चर्य की बात है सब ग्रो कर रहा है हमें छोड़ के। हम लोगों को छोड़ के दुनिया में सब चीज आगे बढ़ रही है। आप दुकान वाले के पास जाते हैं, फोन दिखा, दुकान वाला बोलता है सर ये लो। आपका पहला सवाल होता है नया क्या है। क्यों पुराने में ये बात नहीं हो रही थी? नहीं, नया क्या है, नया फीचर बता, मुझे अलग दिख रहा है। ले भाई नया फीचर संभाल, इसमें तू छीकेगा तो ये खुल जाएगा, तेरी छींक जैसे रुकेगी ये बंद हो जाएगा। क्या फीचर आया, मजा आ गया, शेयर दे दे। बात समझ में आ रही है? कार लेने जाते हो, नया क्या है, आप बोलोगे खुल जा सिम सिम, कार चालू। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जैसे बोलोगे बंद हो जा सिम सिम, कार बंद, निकालते शोरूम से वारिट में। हम आज हर चीज के अंदर अपडेशन चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं। आप हर चीज में जब नया चाहते हो, अपडेशन चाहते हो, तो जिंदगी के अंदर अपडेशन क्यों नहीं ला रहे हो? काम करने के तरीकों में अपडेशन क्यों नहीं ला रहे हो? है जी? यस। आज समझ में आ रही है? यस। इस अपडेशन को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और ये बातें मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूं कि अपडेशन नहीं लाए तो एक दिन ये समय टाइम आपको खा जाएगा, खत्म कर देगा। एनीवे, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। नाम रवि गोपी शर्मा, जयपुर से, और इस बिजनेस को पिछले 8-10 साल से कर रहा हूँ। ये बिजनेस जैसा सत्तू जी बोला, सर ने बताया कि मेरी फैमिली में सन 2000 में आया था। मेरे फादर ने इस बिजनेस को चालू किया था एंड हम बहुत गरीब फैमिली से रहे। स्टोरी में आगे शेयर करूंगा। और मेरे फादर ने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद उन्होंने दिन रात मेहनत करी, वो बात भी मैं आप लोग को तो आगे बताऊंगा। और मेरे बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया और जयपुर में मैं रहता हूँ। इस बिजनेस ने मुझे क्या क्या दिया, बस मोटी मोटी बात अभी थोड़ी सी हिंट में समझा देता हूँ कि मेरे वो सपने जो मैंने सपनों में भी नहीं देखे थे वो पूरे कर दिए। क्या बोला मैं? जो सपने मैंने सपनों में भी नहीं देखे थे वो भी पूरे कर दिए। जो सपनों में देखे थे वो तो बहुत पहले ही पूरे हो गए। हाँ, मैं भी जवाब देने वाला हूँ, उसका टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ ट्रैक पे। मेरे पास सब चीज का जवाब है। और राजस्थान में कहावत है ना, आप लोग जयपुर राजस्थान से तो गुड़ गुड़ के महादेव जी बन गए हम। तो ये मेरी छोटा सा लाइफ है। और क्वालिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। मैं 18 कंप्यूटर्स हूँ, MBA किया हुआ मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग यूरोप से। इटली एक शहर, इटली कंट्री है, उसका एक शहर है मिलान, वहाँ में से मैंने 3 साल पढ़ाई करी। उसके बाद मैं बेल्जियम चला गया। बेल्जियम से मैं इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट डायमंड का सर्टिफाइड हूँ। डायमंड्स की मेरे पास काफ़ी अच्छी नॉलेज है। उसके बाद मैंने वहाँ पे अपनी वोकैबुलरी पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया था, तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत पावरफुल था। मेरी वॉइस काफ़ी अच्छी होने और क्लीन होने की वजह से मुझे वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे काम मिले। उसके बाद मैंने डायमंड्स का बिजनेस काफ़ी अच्छे स्तर पर किया, उसमें मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा था। एक हीरा, आप लोग जानते हैं हीरा कैसी चीज़ है, मैं जिसको जब चाहे जहाँ पर जाए मैं काट देता था। काटने से मतलब डायमंड एक ऐसा व्यापार है कि आप जितना चाहो उतना पैसा उसमें कमा सकते हो, राइट? लेकिन मात्र मेरे फादर की कुछ बातें थी जिसकी वजह से मैं आरसीएम बिजनेस में आज हूँ और मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस बिजनेस में हूँ। वो कारण क्या है उसका मैं आगे आपको बताऊंगा। आप
सवाल आता है कि मैं कमजोर कैसे हो गया, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को टेंशन दे रहा है यहाँ पे बैठे बैठे, मुझे ये भी समझ में आ रहा है। मैं इसका लॉजिक आपको समझा देता हूँ। बेसिकली मैंने अपना फैट लूज किया था, मेरा वजन 100 kg से ऊपर निकल गया था। सब बोल रहे हैं अच्छा लग रहे हैं, पर मैं जानता था कि मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में वहाँ बोलना पड़ता है, और मेरा वेट इतना ज्यादा हो चुका था कि मुझे बोलने में ट्रैवलिंग में तो तकलीफ आने लगी। तो मैंने अपने फैट को लूज किया, पूरा फैट निकाल दिया, बॉडी की जितनी चर्बी थी सब बाहर, प्रोटीन अंदर अंदर रह गया। ठीक है, ये तो था मेरी बॉडी को लूज करने का कारण। अब लूज के साथ साथ जब बॉडी मैंने अपनी लूज करी तो थोड़ी सी वीकनेस आई। और आप सब जानते हैं हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो हर जगह में आरसीएम के प्रोडक्ट तो मिलते नहीं है ट्रैवलिंग में। तो गलती से एक जगह पे कुछ ऐसी चीज खाने में आ गई जिसने मेरे लोअर एब्डोमेन्स को हल्का सा डैमेज कर दिया। डैमेज से मतलब इन्फेक्शन पैदा हो गया। इन्फेक्शन होने की वजह से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिस कारण से वो ट्रीटमेंट बॉडी के पानी को सुखा रहा है। और आप सब अच्छे से जानते हैं कि इंसान की बॉडी में क्या होता है, वो पानी बेसिकली मेडिसिन की वजह से सूखने की वजह से मेरा वजन 10 से 12 किलो नीचे गिरा। जैसी मेडिसिन बंद होगी वापस से मैं पुराना जैसा हो जाऊंगा। लेकिन अब जो बनूंगा वो टोटल प्योर प्रोटीन होगा, सलमान खान होगा। ये बहुत जल्दी आप मुझे वापस से मेरी कुछ पुराने फोटोग्राफ्स पड़े हुए हैं फेसबुक पे, उस अवस्था में देखने वाले हैं। तो कभी कभी क्या है कि कुछ पाने के लिए कुछ कुर्बान करना बहुत जरूरी होता है। मुझे बड़ा दर्द होता है जब ये सवाल मेरे पास आता है, तो मैं जवाब, जितना मैंने आरसीएम की मीटिंग ही नहीं करी इन दिनों में, उससे तो मैं जवाब दे चुका हूँ। तो अब क्या है कि मैं एक्चुअली बहुत जल्दी एक स्लेट यहाँ पे लटकाने वाला हूँ जिसमें सब लिख दूंगा। मीटिंग में आने से पहले लटका लूंगा, गले पर लिख दूंगा कि भैया मेरा पतला होने का ये कारण है, कृपया मुझसे ना पूछे। आइए मेरी बात समझिए। देखिए हमारा व्यापार कॉमेडी का है। ये दुनिया का एक ऐसा व्यापार है जहाँ हंसी भी मिलेगी, मजाक भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, रिश्ते भी मिलेंगे, पैसा भी मिलेगा। है या नहीं? और थोड़े होने में घूमता है आपको कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगेगा ये मैं घर में ही बैठा था यार, मजा आ गया। और चाहे मुझे आप अपना छोटा भाई समझ लीजिए, दोस्त समझ लीजिए, जो भी आपको समझना है, रिलेशन मेरे साथ बना सकते हैं। और हम तो वो लोग हैं, हमारे ऊपर पैसा हावी नहीं होता, हमारे ऊपर तो आप लोगों का प्यार हावी हो जाता है। ये मिल जाए तो समझ लो सब कुछ। पैसा तो क्या कमाइए, इतना कमाइए कि मेरी साथ पूछते ही बैठ के खाए तो खत्म ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हाँ, इस पैसे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डायरी में नोट कर लेना। 5 साल बाद अगर आपने इस बिजनेस में ढंग से काम कर लिया और 5 साल बाद आपने आरसीएम के पैसे को बोला कि ओए तू आ क्यों रहा, तो पैसा बोलेगा गलती किसने करी। क्या बोलेगा ये पैसा? भुगत। गलती किसने करी? बोले मैंने करी, अब भुगत। तेरे को भी आऊंगा, तेरे बच्चों को भी आऊंगा, छोड़ा सके तो छोड़ा ले। समझ रहे मेरी बात को? तो ये वो जिद्दी पैसा है, या तो इसके पीछे भागना मत, और भागना चालू कर दिया तो फिर ये पीछे नहीं छोड़ने वाला। मेरे से पूछो, पहले खत्म नहीं होता, अब उससे पहले अगला बोल रहा है, आप बोलता आ रहा हूँ। अरे तुझे कहाँ डालू, तेरा प्रॉब्लम है। अपना खेल खत्म। इतना पैसा आता है दोस्तों, राइट? लेकिन वो आता कब है? जब आपको इस बिजनेस के अंदर एक कमिटमेंट, एक जोश, एक जुनून लेके उतरना पड़ता है, और यही आपको सफलता के रास्ते दिलाएगा दोस्तों। उसका मैं कुछ लॉजिकल बातें बताने जा रहा हूँ। और तो नहीं हो रहे आप लोग? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से, कितने लोग हैं जो बोर हो रहे हैं? अब तो विश्वास हो गया ना कि मेरी तबीयत ठीक है। या अभी भी डाउट लग रहा है कि अब तक तो अगर गड़बड़ होती तो? अरे चिंता मत करो सर, इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। ऊपर भी जाऊंगा तो भगवान फिर भेज देगा कि बहुत से लोगों की जिंदगी बनानी है, रवाना हो जाए यहाँ से, है या नहीं? इसलिए जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप दुनिया में सब कुछ कमा लोगे, पर दिल से जो दुआ निकलती है वो कहीं नहीं मिलती, यही मिलती है। यहाँ पर दुआएं खरीदी नहीं जाती, यहाँ दुआएं जबरदस्ती दी नहीं जाती, यहाँ ऑटोमेटिक अंदर से निकलती, क्योंकि आप किसी इंसान की जिंदगी में खुशियां लाने का जरिया बनते हैं।
राइट सर। अब मैं जो पॉइंट्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसके ऊपर मंथन और चिंतन आप लोगों को करना है। मैं सिर्फ रास्ता बताऊंगा, चलना आप लोगों को। दुनिया का हर सफल आदमी रास्ता बता सकता है, लेकिन सफलता और खुद को ढूंढनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था युद्ध एक दिन में खत्म कर देता अगर मैं हथियार उठा लेता तो। युद्ध एक दिन में खत्म कर देता अगर मैं हथियार उठा लेता तो। मेरा काम हथियार उठाना नहीं था, रास्ता दिखाना था। चलना तेरा काम था और चला तो सफलता मिली। दुनिया का हर सफल आदमी आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना हमारे को है। दिमाग को खोल के रखना। अपॉर्चुनिटी है ये, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब जानते हैं, अवसर। और अवसर जिंदगी में बार बार नहीं होता। अवसर एक चुड़ैल की तरह होता है। चुड़ैल देखी, चुड़ैल नहीं देखी तो बता देता। अवसर किसकी तरह होता है? एक चुड़ैल की तरह होता है। और चुड़ैल भी बड़ी खतरनाक होती है। इस चुड़ैल के आगे बाल होते हैं, पीछे से गंजी है। इस चूड़े के सिर्फ और पीछे से यहाँ बाल नहीं है। ये सामने से धीरे धीरे आती है घर पर आपको 12-1 बजे खटखटाती है और खटखटा के बहुत गंदी आवाज में बोलती है मैं आ गई। अगर बाल पकड़ के अंदर खींच लिया तो ये आपकी हो जाएगी, मतलब अवसर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर ये चुड़ैल घूम गई तो पीछे कितना हाथ मारते रहना, पकड़ में नहीं आएगी, बाल ही नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये वो चुड़ैल है जो सामने से बड़ी खूबसूरत भी लगती है तो पीछे से बड़ी गंदी भी लगती है। अब निर्णय आप लोगों को लेना है कि आज ये चुड़ैल आपके सामने आई हुई है, या तो बाल पकड़ के खींच लो और नहीं है तो जैसी चल रही है चलने दो। अगर जैसी चल रही है उसमें ख्वाब पूरे हो रहे हैं तो मैं खुद सबको बोलता हूँ आरसीएम। लेकिन अगर ख्वाब पूरे नहीं हो रहे तो मेरे कहने में 5 साल भूत बन जाना। क्या बन जाना? 5 साल अगर भूत बन गए तो उसके बाद क्या होने वाला है मैं आगे बताऊंगा। राइट सर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यही कैलकुलेशन थी हमारी जिंदगी की और हर आदमी की लाइफ के अंदर हर इंसान ने अपनी जिंदगी को 0 से चालू किया। Am I right या रॉन्ग? आज आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम आपको या तो 0 से मिला या फिर आपके दादा परदादा के थ्रू मिला। जो काम दादा परदादा के थ्रू मिला उसमें 2 तरह के लोग धरती पर निकल कर आए। एक वो लोग निकल कर आए जिसने अपने बाप दादा के काम को कई गुना बढ़ा दिया, और एक वो लोग निकल कर आए जिन्होंने अपने बाप दादा के काम को खत्म कर दिया। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर आपने अपनी मेहनत से खड़ा किया तो आप जानते हैं कि मेहनत क्या होती है और मेहनत करने का तरीका क्या होता है, वो आपको अच्छे से पता है। लेकिन क्या जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिजल्ट हमें मिल रहा है? अगर ये सवाल आप अपने आप से करेंगे तो आंसर मिलेगा नहीं। और अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आपका जन्म 50,000 के लिए हुआ है क्या महीने का, तो आप क्या जवाब देंगे? आपका जन्म 50,000 के लिए नहीं हुआ, कई लाखों के लिए हुआ। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि लाखों तक पहुंचे कैसे, जाए कैसे? जिनको नींद आ रही है वो सोते रहे और जिनको जगना है वो जग जाए। राइट? और जिसका नतीजा है कि जो जग गए उन्होंने दुनिया को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 20 और ये 20% लोग कौन है? जग तो गए ये, लेकिन है कौन? पैसों के मामले में कौन है 20%? अमीर लोग हैं। अमीर लोग कौन है? ये वो 20% लोग हैं दुनिया के जो जिस चीज पर हाथ रखते हैं इनकी हो जाती है। Am I right या wrong? ये वो लोग हैं जो जिंदगी के अंदर जहां जाते हैं वहां पर अपना शहर पूरा पूरा, जिस शहर में जाते हैं मकान खरीद लेते हैं, जिस शहर में जाते हैं इनके खुद के पर्सनल हवाई जहाज होते हैं, जहां जाते हैं पर्सनल दोस्तों अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं। ये कभी भी जिंदगी के अंदर हार नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात डायरी में नोट कीजिएगा, ये वो लोग होते हैं जिनके पीछे पीछे पैसा भागता है, ये पैसे के पीछे नहीं भागते। क्या बोला मैं? जिनके पीछे पैसा भागता है ये पैसे के पीछे नहीं भागते। इनके पास इतना आधा पैसा होता है कि इनको खुद को नहीं ध्यान कि इनके पास कितना पैसा है। सही कह रहा हूं? और आश्चर्य की बात है कि ये 20% लोग वो लोग हैं जो एक जमाने में आज से लगभग 80 साल पहले सड़क पे हुआ करते थे। राइट सर? उससे आश्चर्य की बड़ी बात एक और निकलकर सामने ये आई है कि इन 20% में से 85% लोग वो हैं जो 5वीं फेल है। कौन सी क्लास फेल है? और हम लोग हमारे बच्चों को लाखों रुपए की एजुकेशन देने के बाद इनका गुलाम बनाते हैं। राइट सर? अब बात यहां पर कुछ समझने वाली क्या आ रही है, ध्यान से सुनना। ये 20% लोग इतने पैसे वाले कैसे बने?
सर इन्होंने नेटवर्क बिल्ड किया है और 80% लोगों की वजह से। सबके अपने विचार हैं, होने भी चाहिए। मेरे खुद पर्सनल अपने अलग विचार हैं। ये 20% दोस्तों, ये वो लोग हैं जो पैसे वाले कैसे बने और इतने अमीर कैसे हुए जिंदगी के अंदर। पहला कारण और पहला थॉट, इन लोगों ने समय को समय से पहले पहचानना सीख लिया, जो हम नहीं करते। यस, क्या क्या इन लोगों ने समय को समय से हम लोग समय को समय से पहले पहचानने की बजाय उस जो समय चल रहा है उसमें कमियां ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कमियां। हमें आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है और इनके पास इतना समय। पहला कारण। दूसरा कारण जो मेजर कारण है वो है, इन लोगों ने आज से 80 साल पहले वो काम कर लिया जिस काम को समझाते समझाते हम लोगों को पसीने आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? जानना चाहते हो वो काम क्या है? सिंपल सा थॉट। आप में से कई लोगों ने बोला था इन्होंने नेटवर्क बिल्डिंग सीखी। इन 20% लोगों ने आज से 80 साल पहले फिर हिंदुस्तान के अंदर अपना क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। गौर से समझना मेरी बात को। और इस नेटवर्क की वजह से इन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को सिक्योर बना दिया। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, आप लोग भी देते हैं। बाटा एक ऐसा ब्रांड है जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने लगभग 20,000 शोरूम खोल रखे हैं। कितने? 20। अब आप समझने की बात यहाँ पर यह आती है कि 20,000 शोरूम बाटा ने आज पूरे इंडिया में खोल लिए। एक बंद हो जाता तो बाटा को असर पड़ता है कि आप सब जानते नहीं पड़ता, राइट सर? क्योंकि इसने अपना नेटवर्क को इतना खतरनाक तरीके से डेवलप कर लिया कि ये रहे ना रहे, या आज नहीं है उसके बाद भी इसके बच्चों को, इसके परिवार को इनकम जा रही है, क्योंकि इसने एक सिस्टम के तहत अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि ये सिस्टम इसके लिए काम कर रहा है, ना कि ये काम कर रहा है सिस्टम के लिए। पहला मेजर रीजन, और जिसको आरसीएम पिछले 23 साल से समझाने का प्रयास कर रहा है, पर आपको और हमको समझ में नहीं आ रहा। हम कमियां ढूंढ रहे हैं। क्या हम इनसे बड़े हैं? जिस काम को इन्होंने आज से 80 साल पहले किया, आज हम आपको समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। इनको समझ में आ गया तो विच वन इज बेटर, ये या हम? ये। तो पहली चीज, इसकी पावर को समझ जाओ। क्लियर? दूसरा मेजर कारण, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? No, sir. ये दूसरा, ये तीसरा मेजर कारण। तीसरा मेजर कारण दोस्तों इनका ये है, ये 20% लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर क्या काम किया? ये किसी भी काम को जब चालू करते हैं तो किसी से राय नहीं लेते, और हम जब किसी काम को चालू करते हैं तो सबसे पहले राय लेते हैं, उसके बाद चालू करते हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आप में से कितने लोगों के पास रिलायंस के मालिक का फोन आया कि मैं जियो खोलने वाला हूं, तो सिम खरीदेगा क्या? सर थोड़ा और झेल लो। आप में से कितने लोगों के पास फोन आया आज तक? क्यों? मेरे पास भी नहीं आया। उन्होंने 140 करोड़ लोगों को फोन करके ये नहीं पूछा कि तू मेरी सिम खरीदेगा क्या, तू मेरा फोन खरीदेगा क्या, तो मैं लॉन्च करूं, नहीं तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। बोला किसी से राय ली? ये वो लोग हैं दोस्तों, अपने काम का डिसीजन लेते हैं, चालू करते हैं और सफल हो जाते हैं कि इनको पता है कि मैं कर सकता हूं। और हम क्या करते हैं? काम चालू नहीं करते, उससे पहले राय लेते हैं पड़ोसी और रिश्तेदार से। चूड़ी की दुकान खोलूं, साड़ी की खोलूं, साड़ी की खोलूं, सूट की खोलूं, सूट की खोलूं, पैंट की खोलूं, पैंट की खोलूं, शर्ट की खोलूं, शर्ट की खोलूं, ट्रैक्टर की खोलूं, ट्रैक्टर की खोलूं, परचूने की खोलूं, परचूने की खोलूं, ऑटो रिक्शा की खोलूं, ऑटो रिक्शा की खोलूं, टायर की खोलूं। राय लेते लेते वहीं के वहीं रह जाते हैं, ना दुकान खुलती है ना राय मिलती है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हेलो। ये 20% वो लोग हैं जो कभी किसी से राय नहीं लेते, और हम लोग राय लेकर उठते नहीं है। और अभी भी होगा यहाँ पर, मैं झूठ नहीं बोल रहा।
मीटिंग से बाहर जाओगे, पड़ोसी से पूछोगे कैसी लगी आरसीएम, करें क्या? अरे यार करना है तो करना, नहीं करना है तो मत कर, तू नहीं करेगा तो बंद हो जाएगी क्या कंपनियां? हैं? इसलिए दूसरा काम राय लेना, अगर बड़ा बनना चाहते हो तो। और अगर राय ले रहे हो तो आप किसी और को ये जता रहे हो कि मैं दिमाग से कमजोर हूं। आप उसको मौका दे रहे हो अपनी कमजोरी दिखाने का कि मैं तो बेचारा मरा हुआ आदमी हूं, तू जब तक राय देगा नहीं मेरी खोपड़ी चलेगी नहीं। इसका दूसरा लॉजिक ये भी होता है। इसलिए राय लेना, समझ में आ रही है मेरी बात? बोर तो नहीं हो रहे? आपको वो कड़वी बातें, सच्ची बातें बता रहा हूँ जिस कारण से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट का पार्ट है, जिसे हर आदमी नहीं बताएगा आपको इतना डेप्थ में जाके। इज इट क्लियर? इसलिए राय लेना बंद कर दो कि मेरे को क्या करना है, या तो करो मत, और चालू कर दिया तो घबराओ मत, क्योंकि ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो अपना साथ खुद देता है। भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान आता है हमारे रूप में। जब आप किसी जिंदगी में सफलता के काम को स्टार्ट करते हैं तो भगवान आके बोलता कर लिया स्टार्ट, बोला हाँ कर लिया, अब तेरी ऐसी की तैसी 5 साल मैं करूंगा, और किसी न किसी रूप में आके करूंगा, देखता हूं तेरे में कितनी कैपेसिटी, क्योंकि वो भी चेक करता है कि तुम करोड़पति बनने लायक है या नहीं है। बाहर जाके पूछना मत, नहीं करना तो मत करना आरसीएम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिताजी अकेले चले थे, लोग बोलते थे नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अभी भी कई ज्ञानी बोलते नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो फिर चलती कैसे है? फिर चलती कैसे भाई, तू समझा था? ये चले नहीं चले, तू जरूर नहीं चल रहा है, ये पक्का है। आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट, और तो नहीं हो रहे? फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों, ये 20% वो लोग होते हैं जो जिंदगी में कभी भी अपने समय को किल नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। और हम लोग अपने समय को किल करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। समझाऊं कैसे? चलो समझते हैं। ये 20% वो लोग हैं दोस्तों जो कभी अपने समय को बर्बाद नहीं करते। आपने कभी किसी ने ये सुना कि हमारे देश के रतन टाटा, अंबानी, मित्तल, अडानी ट्रेन के 3rd क्लास के डब्बे में सफर करते हुए पकड़े गए? क्यों? अच्छा, आप लोगों ने कभी ये सुना हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिस्को थैक के अंदर डिस्को करते हुए पकड़े गए? आपने कभी यह सुना कि शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखते हुए पकड़ा गया? क्यों? क्यों, आपको चिट्ठी लिखी थी? उनको समय, आपके पास चिट्ठी है तो मुझे भी बता दो कि मेरे पास समय नहीं है यार। देख, सीधी सी बात है, इन लोगों के पास रियल के अंदर समय नहीं है। ये अपने प्रोजेक्ट को चालू करते हैं, खत्म करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का इंटरव्यू देख रहा था, गलती से फेसबुक में थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहता हूँ फ्री टाइम में, तो देखते देखते ट्रैवलिंग टाइम के अंदर, सुनना गौर से, मेरी बात को सुनना समझना। देखिए दोस्तों, दुनिया के अंदर अगर आप नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी भी ढूंढोगे तो मिल जाएगी। अगर आप नेगेटिविटी के अंदर से भी पॉजिटिविटी निकालोगे तो मिल जाएगी। अगर टाइम मिला तो बताऊंगा कैसे। उस बंदे से पूछा गया कि सर आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, आपने 40 सुपरहिट पिक्चरें दी, आपका पूरे हिंदुस्तान में नाम है, आप बहुत बड़े करोड़पति हैं, आज पूरी इंडस्ट्री में आप जितना पैसा किसी के पास नहीं है। मैं नाम ले दूं उस बंदे का, मुझे कोई शर्म नहीं आती, मिस्टर शाहरुख खान, जो एक जमाने पर सड़क पर हुआ करते थे। कहां पर हुआ करते थे? सड़क पर हुआ करते थे। शाहरुख खान से जब ये पूछा गया कि सर आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, आपने 40 सुपरहिट पिक्चरें दी है, और इतनी सुपरहिट पिक्चर देने के बाद आपने खुद ने अपनी कितनी पिक्चरें देखी आज तक? तो शाहरुख खान हंसकर पता क्या रिप्लाई दिया? मुझे जरूरत ही नहीं है, आप लोग है ना देखने के लिए।
क्या कहा? मुझे जरूरत है आप लोगों ने देखने के लिए, बुरा मत मानेगा। हम 80% वो लोग हैं 300 रुपए की टिकट खरीदते हैं, 500 रुपए का पॉपकॉर्न खरीदते हैं, 800 रुपए का सामान खरीद के पिक्चर हॉल में जाके बैठते हैं, 3 घंटे खराब करते हैं, दांत दिखाते हैं, घर आ जाते हैं। जितने दांत आपके बाहर आते हैं उतनी गाड़ियां शाहरुख के घर में आती है। 3 घंटा हमने बर्बाद किया, पैसा वहां कमाया। 3 घंटे 6 घंटा हमने बर्बाद किया, जिंदगी उनकी बनी। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के ऊपर चर्चा ऐसे करते हैं 6-6 7-7 लोगों को लेकर बैठ जाएंगे और चर्चा ऐसे करेंगे जैसे अगला एमपी आप ही बनने वाले हैं। क्यों? और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसने कभी आपकी चर्चा करी क्या? तो फिर आप अपने समय को क्यों मार रहे हो यार? बोलने में अच्छा लगता है, कर्मों में? इसलिए तो मैं आपसे बोल रहा था कि कर्मों में ही कन्वर्ट करना जरूरी है। मैंने फिर से एक बात बोली थी। मैं भी आज संडे है, अपनी फैमिली के साथ पिक्चर देख सकता था, गप्पे मार सकता था, टाइम पास कर सकता था। इतना दूर पिछकर मुझे आज सफर का कितना टाइम हो गया, कितना घंटे से मैं सफर कर रहा हूँ, इनसे पूछिए। लगभग मुझे 20-22 मेरे ड्राइवर साहब में बैठे पिछले 22 घंटे से कार चला रहे हैं वो। क्या हमारे परिवार नहीं है क्या? लेकिन मुझे पता है कि आज मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आने वाली पीढ़ियों को किसी के सामने यूं खड़ा नहीं करेगी, यूं खड़ा करेगी। मेरा बेटा किसी को जाके ये नहीं बोलेगा कि मुझे 50,000 की नौकरी दे दो। मेरा बेटा बोलेगा कि 50,000 के कितने नौकर रखने हैं पापा, ये बताओ। सारी बात समझ में? इसलिए समय को बर्बाद करना बंद कर दो और समय को इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो। और आरसीएम बोलती है किसी और के लिए दांत निकालोगे, मर्सिडीज उसके घर में खड़ी होगी, और मेरे लिए दांत निकालोगे, मर्सिडीज तुम्हारी खड़ी होगी। निर्णय ले लो क्या करना और क्या नहीं करना, सोच लो। करना तो पड़ेगा। मौन व्रत तो रख नहीं सकते, बोलना तो पड़ेगा। और हम तो वो ठीक है कि आदमी को घुमा फिरा के आरसीएम पे ले ही आते हैं। जाएगा कहाँ बेटा बच के? यही सफलता की चीजें हैं दोस्तों। आप किसी भी बड़े आदमी को अपनी चर्चा, अपनी तारीफ के अलावा दूसरा काम करते हुए नहीं देखेंगे, और इनसे सीखिए। ये बातें हल्की नहीं है, सीखने के पॉइंट है। कभी टीसीजी ने आप लोगों से सुबह क्लास में ये पूछा कि कल किसकी पिक्चर देख के आया था, शाम को रोटी किसकी खाई थी, सब्जी क्या बनी थी तुम्हारे घर में, पूछा कभी किसी से? वो हमेशा ट्रैक टू ट्रैक अपनी बात करते हैं, बात खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि समय कितना महत्वपूर्ण, आज का दिन चला गया, ये वापस नहीं आएगा। वही चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। अपने समय को बर्बाद मत करो। आप समय बर्बाद नहीं कर रहे, आप अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हो। आगे बढ़े सर। ये 3 मेजर कारण थे जिस कारण से, ये 4 मेजर कारण थे जिस कारण से ये लोग बड़े बनते चले गए, और अब इनको कोई नहीं रोक सकता। क्या हम इसमें आते हैं क्या? नहीं आते। हम किस में आते हैं? अब इनकी बात करते हैं बंद। इनकी दुकान बंद, क्योंकि इनका तो समझ में आ गया। भाई बोल तो नहीं रहा। अब करते हैं हमारी बात। ये हम गिरते मरते पड़ते काट रहे हैं। जिससे पूछो जिंदगी कैसी है, कि चल रही है, कट रही है, भगवान ने सांसें दिए, लेनी तो पड़ेगी, मर तो सकते नहीं है। कहाँ जा रहा है? बिजली का बिल जमा कराने रे, बड़ी मुश्किल से पैसे बचा के रखे थे, वो भी जा रहे। अच्छा लगता है बोलते हुए, है ना? मजबूरी किसने पैदा करी? 23 साल से हम बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एनीवे, ढूंढो तो भगवान में मिल जाता है, भक्तों की कमी है।
राइट सर, हम बात करते हैं 80% लोगों की, जिसमें हम लोग हैं। वो इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में? नंबर 1 कैटेगरी, नंबर 2 कैटेगरी एंड नंबर 3 कैटेगरी। हिंदुस्तान के 140 करोड़ में से अगर 20% लोगों को निकाल दिया जाए तो बाकी जो लोग बचते हैं वो 3 कैटेगरी में बढ़ गए पूरे इंडिया में। क्या अब ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी मिलना चाहेंगे आप लोग? हेलो, यस। सबसे पहले मिलते हैं नंबर 1 कैटेगरी। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग कौन होते हैं? आओ मिलाता हूँ, यहाँ बैठे हैं। जब पूछूं तब हाथ खड़ा कर देना, ईमानदारी दिखाना, क्योंकि मैंने सुना है जोधपुर के लोग ईमानदार बहुत होते हैं, है ना? हाँ, मीठे मीठे के साथ ईमानदार भी होते हैं। वो बात अलग है कि जब अपना काम हो तो उसके बाद देख लेंगे क्या होगा। ईमानदार बहुत होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है ये। फर्स्ट कैटेगरी हमारे समाज की कौन सी होती है? गौर से सुनिए दोस्तों, ये हमारे फर्स्ट कैटेगरी समाज की वो कैटेगरी होती है जो रोज सुबह 7 बजे उठती है। ये वो प्राणी होते हैं जो रोज सुबह 7 बजे उठते हैं, 8 बजे तक अखबार पढ़ते हैं, 9 बजे तक इनका खाना तैयार हो जाता है और ये नहा धो के तैयार हो जाते हैं। ये घर से एक सड़ी सी मोटरसाइकिल निकालते हैं, उस पर किक मारते हैं, खटाक मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, साइड में टिफिन लटकाते हैं। टिफिन लटका के घर से मोटरसाइकिल पे बैठ के सीधा काम पर निकलते हैं, चाहे वो परचूने की दुकान हो, चाहे वो नौकरी हो, वहां जाते हैं। दिन में काम करते हैं, पूरे दिन काम करके दिन में 1 से 2 बीवी जो खाना तैयार करके बेचती है उस खाना को खाते हैं। खाने के बाद शाम होते होते ये अपनी बीवी को फोन करके बोलते हैं, अजी सुनो मैं घर आ रहा हूँ, गरम गरम खाना बना देना। इनकी बीवी घर पे गरम गरम खाना बनाने का काम स्टार्ट कर देती है। ये उसी सड़ी हुई मोटरसाइकिल पे वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पे पहुंचने के बाद नीचे उतरते हैं, बीवी गरम गरम खाना तैयार रखती है। ये क्या करते हैं, घर में एंटर करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करके ये टीवी और बीवी दोनों को साथ में देखते हुए खाना खाते हैं। काम कुछ नहीं है ना, अच्छा ही क्या है। अगर टीवी नहीं देखेंगे तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे, और बीवी नहीं देखेंगे तो कल खाना नहीं बनेगा। तो मजबूरी है बेचारे की, दोनों को साथ देखने की। आई बात समझ में? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अच्छा, ये वो 80% की पहली कैटेगरी के वो लोग होते हैं इनके कोई सपने नहीं होते, इनके कोई ख्वाब नहीं होते, इनके कोई ड्रीम नहीं होते। ये महीने की सैलरी कमाते हैं 25 से 30 हजार रुपया। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो महीने का मुश्किल से 60, 70, 80 हजार रुपया, लाख रुपया कमाते हैं। राइट सर? ये पूरी जिंदगी 25 से 30 साल उसी नौकरी में उसी काम में निकाल देते हैं। अगर इनका बेटा बोलते पापा कार दिला दो तो इनका बजट बिगड़ जाता है। अगर इनकी बीवी बोलते सुनो जी मेरे को सोने की चूड़ियां दिला दो, दिवाली आ रही है, तो बजट बिगड़ जाता है। इनकी बेटी अगर इनको ये बोलते हैं पापा पापा मेरे को बाहर पढ़ने जाना है, तो इनका बजट बिगड़ जाता है। जब अपनी पूरी जिंदगी एक नौकरी एक छोटे से काम में निकाल देते और अपने बच्चे को भी यही सिखाते कि तुझे भी यही करना है। फर्क इतना है कि मैं 40,000 का नौकर हूं, तुझे 45 का बनना, पर बनना नौकर है। हेलो, बात समझना मेरी, बहुत इंपोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। ये वो लोग होते हैं दोस्तों जो बड़ी मुश्किल से 4 से 5 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं। उस 4-5 लाख रुपए को इकट्ठा करके जोधपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर जगह एक छोटा सा मकान खरीदते हैं 15 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, जिसमें 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट जमा कराते हैं, 15 लाख का लोन लेते हैं। लोन चुकाते चुकाते अपनी जिंदगी पूरी खत्म कर देते हैं। एक मकान बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं जैसे वो हो भाई साहब ने 20-25 महल खड़े कर दिए। आश्चर्य की बात यह कि इनकी बीवी पूरी जिंदगी वो भी समझ जाती कि मेरा पति किसी काम का नहीं है, इसके साथ ऐसी काटनी पड़ेगी। इनकी बीवियां कुछ नहीं करती, हफ्ते के अंदर 15 दिन में इनके पर्स से 100 रुपए चोरी करती है, चोरी करके थोड़ा पैसा इकट्ठा करती है और जैसे दिवाली आती है साड़ी खरीद के लाती है। अच्छा, आश्चर्य की बात और सुनो अभी तो, जब इनकी बीवी साड़ी खरीद के लाती है तो उस आदमी की नजर तो साड़ी पर होती है, ये कहां से लेके आज तक तो देखी नहीं मतलब वो साड़ी भी इसके पति को हजम नहीं हो रही। अगर इनकी बीवी किसी 5 स्टार होटल मैपल है आप जैसी बिल्डिंग के सामने से निकल जाए मोटरसाइकिल पे, तो इनकी बीवी पीछे से बोलती है जी सुनो पूरी जिंदगी आपका खाना बनाते बनाते बूढ़ी हो गई।
इस होटल में आज तो खाना खिला दो। ये होटल में अंदर जाके पूछता है कितने का खाना है, बिल आता है 5,000 रुपए का, बाहर आके बोलता है पागल 5,000 का खाना मिलता है, बजट बिगड़ जाएगा। ये अपनी बीवी को राय देते हैं, एक काम कर, संडे को मैं फ्री हूँ, तो संडे को एक काम कर, गरम गरम पूड़ी बना, शानदार सूखी आलू की सब्जी बना। घर से एक चद्दर उठा, अपने जोधपुर में नया सरकारी पार्क बनाया गहलोत साहब ने, वहां चलेंगे, मस्ती से बिछा के दोनों खाना खाएंगे ठंडी ठंडी हवा में बैठ के। क्या हुआ? सपने खत्म, ख्वाब खत्म, जिंदगी खत्म, पूरी लाइफ कुछ कर नहीं पाते और दोस्त देते हैं अपनी किस्मत को और भगवान को कि भगवान तूने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। भगवान ने बोला इंसान बना दिया, ये कम था, कुत्ता बना देता तो क्या करता। क्या ये जिंदगी शानदार है? ईमानदार से बताइए, ऐसी जिंदगी कितने लोग जी रहे हैं? इस भाई को खड़ा करो और ताली बजाओ इसकी। अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, अगर पूरी जिंदगी 25 से 50 हजार की नौकरी करके अपने ख्वाबों से समझौता करना है और अपने परिवार को समझौता करना है, तो उसी जिंदगी किस काम की मेरे दोस्तों, जहाँ पर हम हमारे बच्चे के ख्वाब पूरे नहीं कर सकते, अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। विदेश जाने को बोल दो तो हालत खराब हो जाती है दोस्तों, हवाई जहाज दूर से देखते हैं, बैठ नहीं सकते। एक लग्जरी कार बगल में खड़ी हो जाए तो झाँक झाँक के देखते हैं अंदर क्या क्या है। अगर आपको ये जिंदगी पसंद आ रही है तो मैं कहता हूँ आज से मत करना, जीते रहो। हंसने की नहीं है, सोचने की बात है कि हम जिंदगी में किस ट्रैक पर जा रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है, लेकिन अगर मेरी लाइफ ऐसी होती तो मैं आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करता है या फिर आरसीएम करना ज्यादा पसंद करता। क्योंकि हमारे को 140 करोड़ की आबादी में भगवान ने आदमी बनाया और उससे बड़ी बात है कि 84 लाख होने के बाद इंसान बनाया है। इस जिंदगी को ऐसे मत काटो दोस्तों, ऐसा काम कर जाओ कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज हो जाए और लोग आपका नाम लेके आए, वो शख्स हुआ करता था जिसने साला पूरी परंपरा को बदल के रख दिया। करना तो ऐसा कुछ करते हैं। अच्छी लगी है जिंदगी? जिसको लगी वो जीता रहे। हमारी दुआएं भी तेरे साथ है भाई, भगवान करे तू उससे आगे बढ़े ना, इससे कम तेरा कुछ होना। भाई तेरे को पसंद हो तो मैं क्या करूं, तू भगवान से ये रोज मांग रहा है। आज से आगे बढ़े। सेकंड कैटेगरी, मिलना चाहते हैं हम इससे? ईमानदारी से बताओ कितने लोग मिलना चाहते हैं इन लोगों से? वो प्राणी भी हमारे बीच में है, ये लोग भी हमारे बीच में, बोर तो नहीं हो रहे हैं? मैं आपको जिंदगी की वो कड़वी हकीकत बता रहा हूँ जिससे आपको ये महसूस हो कि मैं जिंदगी के किस ट्रैक के ऊपर था और मैंने अपनी जिंदगी में कितना बड़ा समय आज बर्बाद कर दिया और अभी भी समय है लाइफ को चेंज करके डिसीजन लेने का। अगर अभी डिसीजन नहीं लिया तो फिर बोल देता हूँ चुड़ैल चली जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी दोस्तों हमारे समाज की वो कैटेगरी है जो रोज सुबह ये भी 7 बजे 8 बजे उठती है, नाथ होके तैयार हो जाती है। इस कैटेगरी की उम्र ज्यादा नहीं होती है, ये 25 से 35 साल की कैटेगरी के लोग होते हैं। इसमें कुछ 18 साल के अब आने लग गए। राइट सर, ये रोज सुबह अपने घर से निकलते हैं, परफ्यूम शानदार डीओ मार के बाहर निकलते हैं, एक मोटरसाइकिल उठाएंगे जो बड़ी मुश्किल से पापा ने दिलाई, वो मोटरसाइकिल लेके अपने 5-7 दोस्तों के साथ निकल जाएंगे, पूरे जोधपुर का पहले तो चक्कर मारेंगे और चक्कर मार के फिर अपने ठिकाने पे जाके बैठ जाएंगे। इनका ठिकाना कौन सा होता है जानना चाहते हैं? इनका ठिकाना होता है चाय की दुकान और पान की थड़ी। ये वहां पर सारे दिन खड़े रहते हैं, वहां पर बैठे बैठे अपने टाइम को पास करते हैं। इनके पास कोई काम धाम नहीं होता, इनके पास कोई वर्क नहीं होता, ये सारे दिन वहीं पे बैठे मिलेंगे आपको। आप चाहो तो सर्च कर लेना, यहाँ से बाहर निकलना, चाय की दुकान और पान की थड़ी पे आपको रात को देख लेना, आपको 8-10 लड़के वहां बैठे बैठे सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और आपने सबने देखा भी होगा। ये लोग वो लोग होते हैं दोस्तों, अगर घर जाते हैं खाना खाने तो इनके माँ बाप इनको बोलते हैं कि तेरी पढ़ाई पे हमने लाखों रुपया खर्च कर दिया, जा 2 पैसा कमा के ला। तो बेटा बोलता है पापा काम तो काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन काम कहाँ से लाऊं? सही कह रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये काम के लिए जब हाथ पैर मारता है तो पीछे से आवाज आती है कि सर मैं 20,000 में मुझे नौकरी दे दो, मैंने बहुत पढ़ाई करी है। तो पीछे से आवाज आती है कि 15,000 में मैं कर लूंगा, इसको हटाओ मुझे दे दो।
जब वो 15 बोलता है तो पीछे से आवाज आती है कि 10,000 में मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि आज के दौर में हर चीज में कंपटीशन पैदा हो चुका है। अरे यहाँ तक कि डॉक्टरों से लेके इंजीनियर से लेके भगवान में भी कंपटीशन पैदा हो गया। बुरा मत मानना, लाल बत्ती पे अगर जाओगे तो बहुत जल्दी दर्शन मिलेंगे, और लाइन में लगोगे तो पूरी जिंदगी लाइन में लगे रह जाओगे। मैंने तो देखा है 25 साल औरतें पूरी जिंदगी लाइन में लग के भगवान के दर्शन करने जाती है, वहीं की वहीं आज भी है। और एक औरत आती है फटाफट लाल बत्ती है बेटी गड़गड़ सीधी अंदर दर्शन करके सीधी बाहर, टाइम नहीं है। तो आजकल तो भगवान में भी कंपटीशन चल रहा है, राइट सर? यस सर। दोस्तों ये वो लोग होते हैं जो घर जाते हैं तो उनके माँ बाप इनको बोलते हैं कि बेटा तू खाना खाता है, हमारी रोटी तोड़ता है, 2 पैसा कमा के क्यों नहीं लाता? तो बेटा बोलता है पापा नौकरी का तलाश तो करता हूँ पर नौकरी मिलती नहीं है। तो पिताजी बोलते हैं इतना मोटा सांड हो गया, कब तक मेरा पैसा खाएगा, कब तक मेरी रोटी खाएगा, अब तो कमा ले, मेरे को भी तो देख, मैं भी तो नौकरी कर रहा हूं। अरे पिताजी जब आपको नौकरी मिली थी तब देश की जनसंख्या 50 करोड़ ही थी, और जब मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ जनसंख्या 140 करोड़ है। बताइए कहां से रहूंगा? आप करके बता दो, नौकरी छोड़ के वापस मान जाऊंगा आपको। और जैसे ये बोलता है धमाधम धमाधम लाल पीला कर देते हैं, फिर जवाब आता है निकम्मे थे। अपनी माँ को बोलते हैं कि ये तेरी औलाद हो सकती है ऐसी निकम्मी, मेरा तो बेटा नहीं है। क्या हो गया वैसे? मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दो। और दुनिया का हर बेटा और बाप एक दूसरे कड़े दुश्मन होते हैं, देखते भी एक आम उसी करके। और बेटा कभी पापा से नहीं बात करता, मम्मी से पूछता है फिर वो शेर की तरह बाहर आता है, अब मैं सबको देख लूंगा। कहीं इसमें आपका बेटा तो नहीं है? अब आपके सामने कुछ चेहरे नजर आ रहे होंगे आपको, आ रहे हैं ना? चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपके चाचा का बेटा हो या खुद आपका बेटा हो। एक चीज याद रखना, उसको तोड़ना बंद कर दो, उसको ये बोलना बंद कर दो कि तू किसी काम का नहीं है। उसको बोलो बेटा तू बहुत काम कर पर तुझे मौका नहीं मिल रहा। बेटा गले लग के रोने लग जाएगा। वो पहले से टूटा पड़ा, उसको मत तोड़ो। अगर जितना तोड़ोगे, थोड़े दिनों में आपने उसके हाथ में सिगरेट देखी है, अगर ऐसे तोड़ते रहे ना अपने बेटे को, देखते उसके हाथ में ये देखोगे। सही कर रहा हूँ गलत कह रहा हूँ सर मैं? राइट। अरे जो इंसान मरा हुआ उसको थपड़े मार के बोल रहे हो कि तेरे को बचे नहीं दूंगा। डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हो, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाते हो, डॉक्टर ये बोलते तेरा काम तमाम, वही कि वही मर जाओगे, मौका भी नहीं मिलेगा। और एक डॉक्टर इतना सा बोल दे टेंशन मत ले, 10 दिन में खड़ा कर दूंगा, आपकी बीमारी 70% वही की वही सही। सिर्फ खेल है इस बोलने का। आ रही मेरी बात समझ में? गलती इस लड़के की नहीं है, गलती हमारे समाज की नहीं है। हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा यंगस्टर है। ध्यान से सुनना मेरी बात। और सबसे ज्यादा यंगस्टर होने की वजह से इंडिया एक ऐसी कंट्री बन चुका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगार भी यहीं पर है। आश्चर्य की बात है कि हिंदुस्तान में इतने बेरोजगार होने के बाद हमारे देश का 80% से 80% युवा बेरोजगार है। और उस 80% का 20% युवा आज की तारीख के अंदर डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। और उस 20% का 10% आत्महत्या कर रहा है फांसी लगा के, क्योंकि काम धंधा नहीं है, कहाँ से लेके आएगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम वही की वही है। मुझे आज भी याद है कि आप लोग आज से 5-10 साल पहले घर में से निकलते थे पेट्रोल भराने के लिए तो 500 रुपए का डलवाते थे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और अब घर से निकलते हो तो बोलते हो भैया 100 रुपए का डाल दे, 400 वापस दे दे, सब्जी लेके जानी है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि एक जमाने में टमाटर मिला करता था 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए किलो। अब टमाटर कितना आ रहा है अभी? 2030 के अंदर। आप पता अपने बच्चों को क्या बोलोगे? बेटा एक लाल लाल चीज आया करती थी। वो हमने देखी है, तुम्हें नहीं मिलेगी, लुप्त हो गई हो। एप्पल 400 रुपए किलो, लीची 450 रुपए किलो, पेट्रोल 100 रुपए किलो, सिलेंडर 1000 रुपए का,
2030 के अंदर सिलेंडर होगा 3000 रुपए का, सब्जियां होंगी 1000 रुपए किलो। इतनी इनकम बढ़ा सकते हो तो मेरे पास बता दो कोई तरीका, और नहीं बढ़ा सकते हो तो मुझे बताओ कि 2030 में क्या करोगे। और फिर बोलते हो कि मैं स्वस्थ क्यों नहीं हूं। स्वस्थ इसलिए नहीं हूं क्योंकि ऑलरेडी यहां पर लोड बढ़ रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों इस बात को समझ लो अच्छे से, लोड कभी कम नहीं होगा। अगर राशन खाने से हमारी ये हालत हो रही है तो सोचो आने वाले समय में क्या होगा। और एक राशन खाने से अगर हमारे घर में पैसा आ रहा तो समझ में नहीं आ रही आप लोगों को। 300 रुपए किलो मिर्ची बाजार से ले आते हो, पूरी जिंदगी मिर्ची लाके बाजार की खा लोगे, वहां पर 1 रुपया नहीं आता, समझ में आता है। 300 रुपए किलो की मिर्ची यहाँ पर लाके खा लेते हो और अकाउंट में 30 रुपए आता तो टेंशन हो जाती है कि 30 रुपए मिल गया, खुशी आ गई मेरे घर में। ये कैसे हो गया? 250 रुपए की हल्दी आती है, 250 रुपए किलो हल्दी बाजार से लाके खा लोगे, समझ में आता है। लेकिन 250 रुपए की हल्दी यहां से लाके बोले 25 रुपए अकाउंट में आता है, समझ में नहीं आता। क्या है, लॉस क्या है, नुकसान क्या है, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? अगर राशन खाने से पैसा आ रहा तो हमारा क्या जा रहा है भाई? कुछ चुने हुए लोग हमारी सोच को बदल के चले जाते हैं और हम वहीं के वहीं बैठे हैं। अगर यही चीज मेरे फादर आज से 22 साल पहले सोच लेते तो क्या मैं यहाँ पर होता? आप लोग यहाँ पर होते? उन्होंने शुरुआत करी थी अकेले शुरुआत करी थी उन्होंने, अकेले। उस समय कोई भी नहीं था आरसीएम में, मुझे आज भी याद है। हम भले छोटे थे पर समझते तो सब कुछ थे। बताऊंगा आपको स्टोरी आगे की। आगे बढ़े सर? अब आप सोच लीजिए आपके बच्चे की जिंदगी यहाँ पर है या नहीं है। अगर है तो यहाँ बर्बाद हो रही है तो उसको बचाना चाहते हो